नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आते समय बहुत साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ वही फैसले सत्ता की असली दिशा और भविष्य की राजनीति का संकेत बन जाते हैं। सीएम फेलो योजना फिलहाल कुछ वैसी ही दिखाई देने लगी है। पहली नज़र में यह एक सामान्य प्रशासनिक योजना लगती है, जिसमें युवा आएंगे, जिलों में काम करेंगे, डेटा विश्लेषण करेंगे, योजनाओं की समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय को फीडबैक देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को समझने वाले लोग जानते हैं कि यहाँ कोई भी व्यवस्था केवल उतनी नहीं होती जितनी सरकारी प्रेस नोट में लिखी जाती है। यहाँ हर प्रशासनिक ढांचे के भीतर राजनीति सांस लेती है और हर राजनीतिक रणनीति किसी न किसी प्रशासनिक रूप में जमीन पर उतरती है। यही कारण है कि अब धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह वास्तव में केवल प्रशासनिक सुधार का प्रयोग है या फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपना एक ऐसा आधुनिक सत्ता तंत्र खड़ा कर रहे हैं जो आने वाले समय में केवल शासन ही नहीं बल्कि राजनीति की पूरी बिसात बदल सकता है। भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो पाएंगे कि इस देश में जो भी लंबे समय तक सत्ता में टिके, उन्होंने केवल भाषणों या चुनाव के भरोसे राज नहीं किया। उन्होंने समाज की नब्ज पकड़ने वाली व्यवस्थाएं बनाई। चाणक्य के समय से लेकर अंग्रेजों तक, मराठों से लेकर आधुनिक राजनीतिक दलों तक, हर सत्ता की असली ताकत चुनाव और उसकी सूचना रही है। राजा वही मजबूत माना गया जिसे सबसे पहले पता चल जाए कि जनता क्या सोच रही है, कौन असंतुष्ट है, कौन अधिकारी वफादार है, कौन व्यापारी किस तरफ झुक रहा है और कौन सा सामाजिक समीकरण बदलने वाला है। चाणक्य ने गुप्तचर व्यवस्था को राजधर्म का हिस्सा बना दिया था। मौर्य शासन में गांवों से लेकर व्यापारिक केंद्रों तक सूचनाओं का ऐसा जाल था कि सत्ता को समाज की हर हलचल का पता चलता रहे। मराठाओं को देखिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी शक्ति केवल युद्ध कौशल नहीं थी, उनका स्थानीय सूचना तंत्र इतना तेज था कि दुश्मन की चाल की खबर पहले ही मिल जाती थी। घाटियों, गांव, व्यापारिक मार्गों और साधु संतों तक से सूचनाएं पहुंचती थी। अंग्रेजों ने भी भारत को केवल बंदूक से नहीं चलाया, उन्होंने कलेक्टर, तहसील, पुलिस, डाक जनगणना और मुखबिरों के जरिए ऐसा प्रशासनिक नेटवर्क बनाया जिसने उन्हें भारत की नब्ज पकड़ने की क्षमता दी। यानी सत्ता की असली ताकत हमेशा से सूचना और निगरानी रही है। स्वतंत्र भारत में भी यही सिलसिला अलग अलग रूपों में चलता रहा। इंदिरा गांधी के समय प्रधानमंत्री कार्यालय का केंद्रीकरण हुआ, फिर संजय गांधी का दौर आया। उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन सत्ता के गलियारों में संजय तंत्र की चर्चा होती थी। नसबंदी अभियान हो, झुग्गी हटाओ अभियान हो या प्रशासनिक दबाव की राजनीति, हर जगह एक समानांतर युवा नेटवर्क दिखाई देता था। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की शाखाओं के जरिए ऐसा मॉडल बनाया जहां हर मोहल्ला, हर स्थानीय हलचल और सामाजिक तनाव की खबर मातोश्री तक पहुंचती थी। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने कैडर आधारित व्यवस्था बनाई, जिसमें पंचायत से लेकर यूनियन तक हर स्तर पर पार्टी की पकड़ बनी रही। यानी जिसने भी लंबे समय तक प्रभावशाली राजनीति की, उसने किसी न किसी रूप में अपना स्वतंत्र सूचना तंत्र खड़ा किया। अब यदि ऐसी ऐतिहासिक परंपरा के भीतर योगी आदित्यनाथ के सीएम फेलो मॉडल को रखा जाए तो तस्वीर अलग दिखाई देने लगती है। योगी सामान्य अर्थों में केवल भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनकी राजनीतिक जड़ें केवल संगठनात्मक राजनीति में नहीं हैं, वे मठ परंपरा से निकले नेता हैं। गोरखनाथ पीठ केवल धार्मिक केंद्र नहीं रही, बल्कि सदियों से सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का केंद्र भी रही है। भारतीय मठ व्यवस्था में सदियों से यह संस्कृति रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में शिष्य, महंत, साधु और प्रतिनिधि समाज की गतिविधियों की सूचना शीर्ष पीठ तक पहुंचाते रहे। मठ केवल पूजा स्थल नहीं होते थे, वे समाज की नब्ज सुनने वाली संरचनाएं भी थे। यात्रियों, साधुओं, स्थानीय प्रभावशाली लोगों और शिष्यों के माध्यम से हर क्षेत्र की गतिविधियों का बोध शीर्ष केंद्र तक बना रहता था। यही कारण है कि योगी की शासन शैली भी बाकी नेताओं से अलग दिखाई देती है। वे लगातार समीक्षा करते हैं, जिलों को सीधे मॉनिटर करते हैं, अधिकारियों से प्रत्यक्ष जवाब मांगते हैं और सत्ता को अत्यधिक केंद्रीकृत रूप में संचालित करते दिखाई देते हैं। अब उसी शैली का आधुनिक रूप शायद सीएम फेलो योजना में दिखाई दे रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। संघ का नेटवर्क बूथ स्तर तक फैला हुआ है।
विधायक, सांसद, संगठन पदाधिकारी, आईटी सेल, सर्वे एजेंसियां सब कुछ पहले से मौजूद है। फिर मुख्यमंत्री को अलग जिला स्तरीय प्रशिक्षित युवाओं का नेटवर्क क्यों चाहिए? यही राजनीति का सबसे रोचक और सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है, क्योंकि हर बड़ी पार्टी के भीतर भी शक्ति संतुलन चलता है। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जैसे जैसे कोई नेता अत्यधिक लोकप्रिय होता है, उसके चारों ओर संतुलन बनाने की राजनीति भी शुरू हो जाती है। भाजपा में 75 पार की नीति को लेकर होने वाली चर्चाएं हों या मोदी के बाद कौन वाला बड़ा सवाल हो, यह भविष्य के नेतृत्व की संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो, इन सब के बीच दो नाम लगातार उभरते हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। लेकिन दोनों की राजनीति की प्रकृति अलग है। अमित शाह संगठन, चुनावी गणित, बूथ प्रबंधन और रणनीतिक विस्तार की राजनीति के शिल्पकार माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत चुनावी मशीनरी और राजनीतिक गणना है। लेकिन योगी की ताकत अलग है। उनका भगवा वस्त्र केवल चुनावी पहचान नहीं, बल्कि एक वैचारिक और भावनात्मक प्रतीक बन चुका है। भाजपा के भीतर कई नेता संगठन चला सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व की प्रत्यक्ष और जीवंत पहचान के रूप में योगी का ब्रांड अलग खड़ा दिखाई देता है, और सबसे ऊपर भी। यही कारण है कि उनका प्रभाव केवल पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक भावनात्मक समर्थन में बदल जाता है। यहीं से सीएम फेलो योजना का राजनीतिक अर्थ और गहरा जाता है। यदि हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा प्रशिक्षित युवा मौजूद होगा, तो योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक माहौल को भी समझेगा, तो मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष फीडबैक मिलेगा। कौन अधिकारी ढीला है, कहाँ संगठन कमजोर है, किस जिले में जातीय असंतोष बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में विपक्ष सक्रिय हो रहा है, कौन विधायक केवल दिखावा कर रहा है और कहाँ जनता का मूड बदल रहा है। इसके अलावा कौन सा अधिकारी और पदाधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहा है। ऐसी सूचनाएं मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंच सकती हैं। राजनीति में सूचना ही शक्ति होती है। जो नेता जमीन की वास्तविक स्थिति सबसे पहले जान लेता है, वह विरोधियों की चाल को पहले ही समझ सकता है। यही कारण है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल प्रशासनिक प्रयोग नहीं, बल्कि डिजिटल अखाड़ा कहने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल भाजपा बनाम विपक्ष नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, छोटे क्षेत्रीय दल और यहाँ तक कि भाजपा के सहयोगी दल भी अपनी अपनी जमीन पर अलग सत्ता चलाते हैं। अखिलेश यादव की राजनीति लंबे समय तक यादव मुस्लिम सामाजिक समीकरण और स्थानीय नेटवर्क पर टिकी रही। मायावती का मॉडल बूथ स्तर की अत्यंत गोपनीय सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित था। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अपना दल जैसे सहयोगी दलों की ताकत उनकी बिरादरी आधारित पकड़ है। अब तक भाजपा को कई क्षेत्रों में इन दलों की जरूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि उनके पास स्थानीय समाज की वास्तविक जानकारी होती थी। कौन नाराज है, कौन प्रभावित है, किस क्षेत्र में किस जाति का रुझान बदल रहा है, यह सब छोटे दल बेहतर जानते थे। लेकिन यदि मुख्यमंत्री कार्यालय के पास अपना जिला स्तरीय प्रत्यक्ष नेटवर्क बन जाता है, तो भाजपा की इन दलों पर सूचनात्मक निर्भरता कम हो सकती है। यही कारण है कि यह योजना केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि गठबंधन राजनीति का संतुलन भी बदल सकती है। यदि सरकार सीधे लाभार्थी वर्ग, जातीय समूहों और स्थानीय सामाजिक समीकरणों का डेटा समझने लगे, तो छोटे सहयोगी दलों की मोल भाव की ताकत कमजोर हो सकती है। लेकिन यह तस्वीर केवल एक तरफा नहीं है। हर केंद्रीकृत सूचना तंत्र अपने साथ डर भी लाता है। अफसरशाही को लग सकता है कि उनके ऊपर समानांतर निगरानी बैठा दी गई है। संगठन को लग सकता है कि मुख्यमंत्री अब केवल पारंपरिक राजनीतिक चैनलों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। विपक्ष इसे राजनीतिक जासूसी कहेगा। लोकतंत्र में हमेशा यह डर रहता है कि कहीं शासन और निगरानी की रेखा धुंधली ना हो जाए। इतिहास गवाह है कि अत्यधिक केंद्रीकृत तंत्र कई बार शक्ति तो देते हैं, लेकिन भीतर असहजता भी पैदा कर देते हैं। इंदिरा गांधी के दौर में यही हुआ। संजय गांधी मॉडल पर भी यही आरोप लगा। वामपंथी कैडर मॉडल पर भी यही सवाल उठे। शिवसेना की शाखा राजनीति पर भी यही आरोप लगे कि समाज और सत्ता के बीच की दूरी मिटती जा रही है। फिर भी राजनीति का एक कठोर सत्य है, जो नेता समाज की धड़कन सबसे पहले सुन लेता है, वही लंबे समय तक प्रभावशाली रहता है। शायद योगी आदित्यनाथ यह समझ चुके हैं। 2027 उनके लिए केवल विधानसभा चुनाव नहीं होगा, वह उनके राजनीतिक भविष्य का जनमत संग्रह होगा। यदि भाजपा फिर उत्तर प्रदेश में मजबूत जीत लाती है
और उसका चेहरा योगी बने रहते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद और बढ़ेगा। ऐसे में सीएम फेलो योजना केवल योजनाओं की निगरानी नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिरता का कवच भी बन सकती है। यह उन्हें विपक्ष के साथ साथ भीतर की राजनीति से भी सतर्क रख सकती है। टिकट वितरण से लेकर स्थानीय असंतोष तक हर हलचल का संकेत उन्हें पहले मिल सकता है और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब इस योजना को केवल नौकरी का अवसर नहीं बल्कि एक दूरगामी सत्ता संरचना के रूप में देखने लगी है। पुराने मठों की शिष्य परंपरा, मराठों की स्थानीय सूचना व्यवस्था, अंग्रेजों का कलेक्टर नेटवर्क, संजय गांधी का युवा नियंत्रण मॉडल, बाला साहब ठाकरे की शाखा राजनीति, वामपंथियों का कैडर तंत्र और भाजपा की आधुनिक डिजिटल चुनावी मशीन, इन सब का एक नया मिक्सचर शायद उत्तर प्रदेश में आकार ले रहा है। नाम है सीएम फेलो योजना। लेकिन आने वाले वर्षों में इतिहास शायद इसे किसी और नाम से याद करे, योगी का डिजिटल मठ। अगर आपको लगता है कि योगी की यह पूरी की पूरी सीएम फेलो योजना योगी का ऐसा निगरानी तंत्र और सूचना प्रवाह का पूरा एक सदा सदाई व्यवस्था का रूप ले लेगा जो आने वाले समय में विपक्षियों और पार्टी के अंदर रणनीतिकारों की जमीन हिला देगा, तो भी आप लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।